गुड इवनिंग आप सभी को। और सब बढ़िया आप लोग? खुशबू अच्छी है, चलिए ठीक। और आप आलिया, आलू पराठा खा के आई हो आज तो? मुस्कुरा रही है। कितने तो खाई आलू पराठा? 2 कि 3? ठीक, चलिए आज हमारे एक नया चैप्टर है फिजिक्स में। आज हम एक नया, क्या हुआ मुस्कान, आप ही पूछना है? चलो बताइए क्या खाए हो? आज उपवास है आप? मैगी खाई है, ठीक। चलिए देखिए, साइलेंट हो गया ना, वार्तालाप कर लिए, बातचीत हो गया। और किसी पूछना है क्या खाए हो? नहीं ना? लीला चलो, ये भी बेचारी सोच रही मेरे को पूछ तो लेते कभी करके। आप बताइए लीला क्या खाई हो? ठीक, चलो देखो, अध्याय हमारा 7 है। क्या है? भात खाए थे कि सॉरी चावल खाए थे कि भात खाए थे? भात खाए थे ना, तो बोलो भात खाई थी सर। चावल कौन खाता है भाई? क्यों जी? चावल को पका के खाते हैं ना। हाँ, अब आपका मन हो तो बोलोगे धान खाए हैं, बोल दोगे धान डुआ रहे हैं अभी खेतों में। हाँ? कोई कुछ भी बोल दोगे, भात खाते हैं, ठीक है। चावल को पकाकर उसे खाते हैं, उसको भात कहा जाता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस, ठीक है। एक कण निकाय का क्या है? घूर्णी गति, ठीक है। कणों की निकाय का घूर्णी गति, जो हमारा चैप्टर का नाम है, क्या है? कणों के निकाय का घूर्णी गति, ये चैप्टर का नाम है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कण क्या है। क्या जी? कण, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश, हिंदी में कण और इंग्लिश में पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। जिसे आप कण कहते हैं, कण हम उसे कहते हैं किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पिंड का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा पार्ट, जिसे क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स कहते हैं। समझ में आ रहा है पार्टिकल्स क्या है? An object whose size is negligible and whose internal structure can be neglected is called a particles। मतलब हम कण या पार्टिकल्स उसे कहते हैं जिसका आंतरिक बनावट की हम उपेक्षा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसकी आंतरिक बनावट को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। मतलब कण क्या है? कण किसी वस्तु का सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्टिकल्स है, जिसके इंटीरियर हम जो बनावट होते हैं उसकी हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, उसे हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? दूसरा यहाँ पर जो परिभाषा है वो है बेटा निकाय। ये निकाय क्या है? तो निकाय क्या है? इन कणों को व्यवस्थित रूप से अरेंज करना। इन कणों को क्या करना? जैसे ये छोटे छोटे कण को क्या करना? व्यवस्थित करना, एक जगह पर क्या करना? उन्हें अरेंज करना, उसको हम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। आज जो हमारा क्लास है वो इंट्रोडक्शन रहता है, मेरा फर्स्ट क्लास, आप सभी जानते हैं। मैं फर्स्ट में बहुत कम ही डेरिवेशन कैलकुलेट करता हूँ, सिर्फ बातें ज़्यादा करते हैं, आप जानते हैं। क्यों जी आलिया? ठीक है। दूसरी बात हम चलिए देखते हैं, इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका नाम है रिगिड बॉडी। हेडिंग लगाइए, रिगिड बॉडी, दृढ़ पिंड। अच्छे से समझिए इसको। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिगिड बॉडी। क्या कहते हैं? रिगिड बॉडी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिगिड बॉडी, दृढ़ पिंड। ठीक है आलिया? तो आप हाँ क्या बात कर रहे हैं पीछे? साइलेंट। रिगिड बॉडी क्या है, दृढ़ पिंड क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आप प्राय अधिकतर बच्चों के स्कूल में इसको पढ़ाया जा चुका है, आई नो, ठीक है। यस सर नो पढ़ाए हैं कि नहीं? किसके स्कूल में ये लेक्चर कंप्लीट है बताइए, एक बार हाथ खड़े करें विद्यार्थी।
और इधर इंग्लिश में, इंग्लिश बोलता हूँ, प्राइवेट स्कूल वालों के आप लोग नहीं कंप्लीट कौन से चैप्टर में है आप लोग? अच्छा, सर की तबीयत क्या है, तो ये कोई क्लास भी ले रहे हैं उनकी जगह? कौन से चैप्टर में है सर लास्ट? 5 चैप्टर, 5C। अच्छा 5 भी कंप्लीट। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आप यहाँ समझें सीखें और अपने स्कूल में जो है और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने टीचरों को, ठीक है। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी का अर्थ बड़े ध्यान समझना, सबसे कठोर पिंड, पिंड मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, सबसे कठोर वस्तु को क्या कहा जाता है? रिजिड बॉडी कहा जाता है। समझे? रिजिड बॉडी क्या है? दृढ़ पिंड क्या है? सबसे कठोर वस्तु। कैसी वस्तु? जो क्या हो, बहुत ज्यादा कठोर हो। क्या सभी कठोर वस्तुओं को हम दृढ़ रिजिड बॉडी कह सकते हैं? अच्छा, तो किसको कहेंगे रिजिड बॉडी? सर जिसको फोर्स लगाकर भी चेंज ना किया जा सके। वेरी गुड, पढ़े हो लग रहा है। नहीं सर, आप ही बताया थे स्टार्टिंग में। अच्छा, मैं बताया था, पहले बताया था क्या आज सुबह? अच्छा, बहुत पहले। हाँ, रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड क्या है? देखिए, बहुत अच्छा चीज है, आपने याद रखा है। बहुत कई बच्चे भूल जाते हैं डेफिनेशन, बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, आप लोग को दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ध्यान से देखें, आपकी ध्यान इधर हो और आपकी कानें जो है मेरी बातों को सुने। तो रिजिड बॉडी क्या है? क्या हर एक कठोर वस्तु रिजिड बॉडी है? जैसे आपको ये चौक दिखाई दे रहा है, ये चौक क्या दृढ़ पिंड होगा? नहीं। तो फिर डेफिनेशन क्या है रिजिड बॉडी का? आखिर दृढ़ पिंड है क्या? तो ऐसी वस्तु, ध्यान समझेंगे, ऐसा पिंड, ऐसा ऑब्जेक्ट, पर ध्यान सुनना, ऐसी वस्तु, ऐसा पिंड जिस पर बहुत अधिक बल लगाने पर भी उसका शेप या उसका साइज, उसका वॉल्यूम कुछ भी चेंज ना हो, उसका आकार, उसका आयतन कुछ भी परिवर्तन ना हो, उसे रिजिड बॉडी कहा जाता है। समझे कि नहीं? मतलब इसमें यदि आप बहुत अधिक क्या लगा दें, बल लगा दें, समझे कि नहीं? ये एक पिंड है, क्या है ये? पिंड। अगर इस पिंड में आप बहुत अधिक बल भी लगा दें तो इसका वॉल्यूम हो, मतलब इसका आकार या आयतन क्या ना हो, शेप, साइज या इसका वॉल्यूम क्या ना हो, चेंज ना हो, रिजिड बॉडी कहलाता है। समझे कि नहीं? रिजिड बॉडी क्या है? तो ऐसा पिंड, ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर आप फोर्स लगाने पर, और कैसा फोर्स? बहुत अधिक फोर्स भी लगा दो तो भी वो वस्तु, वो पिंड, वो ऑब्जेक्ट का ना तो शेप बदलेगा, ना साइज बदलेगा, ना वॉल्यूम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रिजिड बॉडी कहा जाता है। बोलो समझे कि नहीं? आया? अब मन में एक प्रश्न आप कहना चाहिए कि ऐसा संसार में कोई वस्तु हो भी सकता है जिस पर हम बल लगाएं तो जो है वो चेंज ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्या है वो वस्तु? नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं हो किस पर? टेबल टेबल पर यदि आप भारतीय फोर्स लगाएंगे, 4 आदमी बैठ जाएंगे ऊपर में, तो टूट जाएगा वो। तो आ रहा है समझ? बैंड हो जाएगा, टूट जाएगा टेबल, चेयर टूट जाएगा। सर कुछ भी नहीं है ऐसा। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो 100% क्या हो, रिजिड बॉडी हो। हम आदर्श आइडियल कंडीशन में उसे हम पढ़ लेते हैं या मान लेते हैं कि ऐसी कोई वस्तु है। तो वैज्ञानिकों ने इस वस्तु को ओनली फॉर इमेजिनेशन किया है। आलिया लुक एट मी, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस प्रकार की बॉडी को क्या किया है, कल्पना किया है, उसका इमेजिनेशन किया कि ऐसा कोई बॉडी है जो क्या है, रिजिड बॉडी है, जिस पर बहुत अधिक बल लगाने से उसका ना तो शेप, साइज, ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा। उन्होंने बस डेफिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। डेफिनेशन क्या दिया? नया डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया? वह पिंड जिस पर बहुत अधिक बल लगाने पर उसके आकार, आयतन, बहुत बल ना, कम नहीं, बहुत बल लगाने पर उसके आकार, आयतन में परिवर्तन हो जाए, वो रिजिड बॉडी कहलाता है। अब परिभाषा देखो, पहले परिभाषा क्या हुआ करता था, क्या चेंज, ध्यान सुनिए, पहले डेफिनेशन क्या था कि ऐसी वस्तु जिस पर आप कितना भी बल लगाएं उसका ना तो आकार, आयतन कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा।
लेकिन ऐसा कुछ भी बॉडी इस यूनिवर्स में नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि हम ऐसे उसका डेफिनेशन थोड़ा सा बदल दिया। क्या डेफिनेशन रखो? दृढ़ पिंड, रिगिड बॉडी उस बॉडी को कहा जाएगा जिसपे इतना बल लगा दिया जाए, अधिक बल, इतना अधिक बल लगाया जाए कि उसका आयतन, उसकी आकार परिवर्तित हो, लेकिन थोड़े बल में नहीं। कितने बल में? अधिक बल लगाने पर। समझ में? ऐसा कुछ आप एग्जाम्पल बताइए। चलिए इसका, लोहा का गेंद देखे हो, बॉल? कितने लोग देखे हो? अरे कई लोग ऐसे देखे उसको पकड़ के ऐसे दौड़ते दौड़ते खेलते हैं, उसको फेंकते हैं। देखे कि नहीं आप लोग? खेल देखे हो कि नहीं? तो वो है रिगिड बॉडी के एग्जाम्पल। नॉर्मल गेंद को थोड़ा सा फोर्स लगा वो क्या होता है, लेकिन रिगिड बॉडी के एग्जाम्पल में आप लोहे की गेंद दे सकते हैं। अरे आप बोल रहे हो चेंज, तो चेंज तो होगा ना। परिभाषा इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो क्या हो 100% क्या हो, एकदम कठोर हो। टूटता ही है वो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, देखिए अगला हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र जिसे क्या कहते हैं आप? सेंटर ऑफ मास। अल्लाह ना करें, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पीछे इधर देखिए आप लोग, पूरा सिर झुका के बैठ गए होंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पूरे पिंड का, किसका? पूरे पिंड का द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो। ठीक है, पूरे पिंड का, मान लो ये क्या है, एक वस्तु है, ये एक ऑब्जेक्ट है। पिंड मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु रहते हैं ना, वस्तु। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका कण का मास है m1, m2, m3, m4, m5, ऐसे ये एक वस्तु है और इसके कण के, इसके पार्टिकल के अलग अलग मास है। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ मास का? मैंने क्या कहा कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं कि हर एक वस्तु का क्या होता है, मतलब हर एक वस्तु के पास अपना सेंटर ऑफ मास होता है, जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण मास क्या होता है, केंद्रित होता है। नहीं समझ में आया ना? जैसे आप ये डंडा देख रहे हैं, ठीक है, अगर इस डंडे को मैं यहाँ को रखूं तो ऐसे हो जाए, ऐसी पॉइंट पे रखूंगा जो क्या हो, ये रुक जाए, तो वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। आ रहा है समझ में? कहीं पर अगर मैं इसको अच्छे से इसको पकड़ के अगर, तो देखो यहाँ का इसका मास अलग होगा, यहाँ का इसका मास अलग होगा, यहाँ अलग होगा, हर जगह पर अलग अलग इसका क्या होगा, उसके पार्टिकल का मास। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो जगह होगा इस डंडे में जिसको ऐसे पकड़ने पर क्या हो, ये इस प्रकार से रुक जाए, इसका संपूर्ण मास किसी एक पॉइंट पर हो। समझ आया कि नहीं आप लोग को? नहीं आया? जैसे आप क्या करना, जैसे कुछ कील विल देखे हो ना, हाँ, उसका सेंटर आप देखो, बहुत अच्छे एग्जांपल से आप वहाँ पे उसको रोकें। ठीक है, उस पेन को आप जो है रोके, उसका सेंटर ऑफ मास समझे बीच पर है। सेंटर ऑफ मास क्या है, उस ऑब्जेक्ट के केंद्र पर होता है। ध्यान समझेंगे, किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है। तो क्या सर सेंटर के बाहर नहीं हो सकता है? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन वो टू सिस्टम पार्टिकल के लिए होगा। किसके लिए होगा? टू सिस्टम, थ्री सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अगर हम वन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो जो भी वस्तु होंगे, जो भी पिंड होगा, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, बड़े ध्यान से समझना, वो कहाँ पर होगा, वो उसके सेंटर पर होगा, यहाँ पे। तो उसको हम सेंटर ऑफ मास को हम CM से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस समस्त कण का क्या है, सेंटर ऑफ मास है, मतलब इसका पूरा का भार यहाँ पर क्या होगा, केंद्रित होगा। समझे कि नहीं? आया समझ में? सेंटर ऑफ मास की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल आप लोग अपने डेली लाइफ में इसको आप फील करते हो, सेंटर ऑफ मास को, ऐसी बात नहीं है। आ रहा है समझ में? नहीं समझ सेंटर ऑफ मास? आप कुछ भी वस्तु आप ले सकते हैं, ठीक है,
हाँ बोलो बोलो बेटा, हाँ बोलो। अरे नहीं, मैं डांटा हूँ कि आपको कभी डांट देता हूँ अलग बात है, आप एग्जाम्पल बोल रही, बोलो ना चलो। नहीं करता सर, अभी उसको क्या बोल रही थी ना, कुछ नहीं सर। ये कुछ तो बोल रही थी, चलो बोलो क्या बोल रही मेरे थी ना। कान तक आया ही नहीं क्या बोल रही चलो चलो बोलो भारती। सर बुक नहीं हो रहा है। बुक, हर एक वस्तु में, मैं बोला ना हर एक ऑब्जेक्ट में मास होता है, सेंटर ऑफ मास। बुक में है, आपके बैग में है, आपके ग्लास में है, जो ग्लास पहने हैं इसमें है। सर हाँ? जो ऐसे करके तोड़ते नहीं हैं। हाँ सब में है सेंटर ऑफ मास, हर एक ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मास है। आइए सर बैठिए, ठीक है। क्यों गुरुजी, हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, समझे कि नहीं। मतलब हर एक, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उन सभी अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग मास होगा। उन सभी का मास किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, लेकिन सेंटर्ड होगा, केंद्रित होगा, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। समझे कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आया, ठीक है। जैसे आप लोग देखे हो, कई लोग हाथ में कुछ ऐसे, जैसे आप लट्टू घुमाए हैं, हाँ। ठीक है, देखें लट्टू किस प्रकार से जो है घूमते रहते हैं अच्छे से। आप उसको हाथ में घुमाओगे तो उसको जो नुकीला जो पार्ट रहता है ना, उसका पूरा मास जो है उसी पॉइंट पर रहता है, तभी वो बैलेंस रहता है। अगर नहीं रहता तो जो है गिर जाएगा, समझे। बहुत सारे एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ मास के, आप अपने डेली लाइफ में डेली देखते हैं। बिना सेंटर ऑफ मास के कोई भी बैलेंस नहीं हो सकता, याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है हमने कहा, सेंटर। तो सेंटर के बाहर भी होता है, लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स के लिए वो अलग अलग होता है। कब होता है वो दो कर्णिकाएं के लिए, कब होता है वह, टू पार्टिकल्स के लिए। जैसे हम एक समझते हैं, टू पार्टिकल्स के एग्जांपल हम देखते हैं। दो कर्णिकाएं के लिए, किसके लिए देखते हैं, टू पार्टिकल सिस्टम, दो कर्णिकाएं के लिए, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्या है लिया, ये वाई एक्सिस, ये क्या है, ओरिजिन। ये एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक पार्टिकल है m1, ये दूसरा पार्टिकल है m2, ठीक है। ये देखिए, इन दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो इन दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, इस जगह पे, ये होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका दूरी r1 ले लिया, इसका r2, और इसका ले लिए हम rcm, क्या ले लिए, rcm, ठीक है। तो ये है आपका टू कट पार्टिकल्स के लिए। इसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो दो कर्णिकाएं के लिए जो फॉर्मूला होता है, RCM इक्वल्स टू क्या होता है, M1 R1, हाँ, प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। ये क्या होता है, टू पार्टिकल्स के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या बात करें, हमारे जितने यूनिवर्स है ना, सॉरी हमारा जो यूनिवर्स है, इसमें जितने भी प्लानेट हैं, है कि नहीं, ग्रह उपग्रह है कि नहीं जी, सैटेलाइट, ये सभी क्या हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी पर वो बैलेंस्ड है। याद रखेंगे, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ग्रह हैं, ये सभी किस पर बैलेंस्ड हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी, और ये हमारा क्या है, मून है, चंद्रमा है, ठीक है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, दो ऑब्जेक्ट है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो दोनों के बीच में, याद रखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट के बाहर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, रोम, दो पार्टिकल रहेगा तब, दो कण रहेंगे तब, समझे। एन कण रहेगा तो इसको कैसे बनाओगे, एन कण रहेगा तो ये तो दो पार्टिकल्स के लिए है। दूसरा मान लो एन कण के लिए बोल दे, किसके लिए, एन कण के लिए, तब ये कैसे बनेगा जी, तो इसको बना सकते हैं आप RCM, और लिखिए इसको M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डेस डेस MN RA, ठीक है, बाई M1 प्लस M2 प्लस MN, ठीक है। ये है आपका n कर्णिकाएं के लिए, n पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला। कुछ है क्या, कुछ नहीं है, जैसा ही है वैसे ही, बस लास्ट में MN लगा दिए हो, RN, ठीक है। ये है आपका टू पार्टिकल्स के लिए, और ये है n पार्टिकल्स के लिए। एग्जांपल समझ में आपको, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके बाहर में भी हो सकता है, कब हो सकता है वह, और दो पार्टिकल
ठीक है, 2 या 3 पार्टिकल्स रहेंगे तो। समझ में आया जी आपको लीला? आपको कठिन लग रहे हैं फिजिक्स के आप? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है ये, ठीक है, और ध्यान से नहीं देखोगे तो भाई वो तो कठिन लगेगा ही, ठीक है। और इसी के कारण जो है मैंने कहा ना भी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास में बैलेंस्ड है। इसी कारण तो एक दूसरे से टकराते नहीं हो ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा बैलेंस नहीं होते तो उधर से उससे टकरा जाता, इससे टकरा जाता, और हम लोग इधर हिलते डुलते रहते नहीं, तो इसीलिए टकराते नहीं है। आ रहा है समझ में? कोई भी टकराता नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया? ठीक, नोट करो। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर बल युग्म। जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ कपल, या कपल ही लिख दिया जाता है, ठीक है, या फोर्स ऑफ कपल कहते हैं उसको, ठीक है जी। नहीं दिखाई दे रहे तो आगे आइए, ठीक है। चलिए, फोर्स ऑफ कपल क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। ये अब साइलेंट, हल्ला नहीं करें, नहीं क्लास से बाहर निकाल दो, चुपचाप पढ़ाई कीजिए। देखिए, ये एक अक्ष है और इस अक्ष पर क्या है, एक छड़ को हम इस तरीके से रखे हुए हैं। ये एक छड़ है, ध्यान से देखेंगे, रॉड है ये, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आ रहे हैं भारतीय? ध्यान से देखना बेटा, ये छड़ है बेटा, और यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एक बल इधर लगा रहे हैं और समान परिमाण का बल इधर लगा रहे हैं। मतलब जो 2 बल हैं वो इस दिशा में हम इस प्रकार से लगा रहे हैं। ये एक छड़ है, ठीक है, इसका नाम मान लो ए भी रख दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दोनों साइड क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर हम समान परिमाण का बल, मतलब सेम बल लगा रहे हैं। अगर यहाँ 5 न्यूटन का बल लगाओगे तो इधर भी कितने न्यूटन का बल लगना चाहिए, 5 न्यूटन का बल। लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि नहीं? इसका डायरेक्शन उधर है, इसका डायरेक्शन नीचे है। इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ कपल, ठीक है, या कहते हैं बल युग्म। तो बल युग्म की परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं, समान परिमाण का बल। क्या बोल सकते हो, बोलो मेरे साथ, समान, मतलब किसी पिंड पर समान परिमाण के 2 बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाए जाते हैं जिससे वह क्या करने लगता है, परितः घूमने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। समझे कि नहीं? किसी पिंड पर या किसी दृढ़ पिंड पर बोल सकते हैं आप, ठीक है, समान परिमाण के 2 बल विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में लगाएं, जिसके कारण क्या होता है, वह घूमने लगता है। क्या करने लगता है, घूमने लगता है। घूर्णी गति हम पढ़े, रोटेशनल मोशन, घूमने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ कपल कहते हैं। बल युग्म के बाद हम सीधे क्या पढ़ रहे हैं, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या है, देखो, समान परिमाण के तो यहाँ पर 2 बल हैं, 2 फोर्स है बेटा, ठीक है, सेम यहाँ पे 2 बल हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी आप क्या मान लीजिए, d मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इनके बीच की दूरी। देखिए, मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टा से। आप क्या हो रहा है पीछे जी, बोलो बेटा, झूठ नहीं बोलो, क्या हो रहा है पीछे, क्या देखा देखी चल रहा है आप लोगों का? मैं जैसे ही इधर मुड़ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ चालू हो जा रहे हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, नहीं दिखाई दे रहे तो आगे आइए ना, जगह खाली तो है बेटा इधर। आओ आगे आओ, चलो आगे आइए। दोनों लड़कियां जो पीछे बैठी आगे आइए दोनों, चलो आओ जल्दी। अभी बोलते हो नहीं दिख रहा है, फिर बोलते हो दिखता है। ये पॉइंट आपका ए है, इस पॉइंट को हमने क्या माना, बी माना, ठीक है। तो ये अगर इस दिशा में बल लगा रहा है, ठीक है, तो इधर भी ये इस दिशा में बल लगाएगा। दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं, समान परिमाण के बल। हमने क्या किया, एक इन दोनों रेखाओं को क्या कर दिया, इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है।
इन हम दो लाइन को क्या कर दिए बेटा, मिला दिए। इस पॉइंट को हमने पी नाम दिया। क्या नाम दिया, आप स्केल से ड्रॉ कर दीजिएगा। हमने इन दोनों लाइनों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। उसके लंबवत जो बल है उनको हमने क्या, मतलब इनकी लंबवत दूरी को हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से उसे हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अगर ये थीटा कोण है बेटा तो ये भी क्या बनेगा, ये थीटा कोण बनेगा। दूसरी बात यहाँ पे बोलो, कुछ डाउट है बेटा कहीं पर? सबसे पहले ए बी एक छड़ लिए जिसकी दूरी d है, जिस पर समान परिमाण के दो बल लगाए जा रहे हैं और जिनकी लंबवत दूरी हमने क्या मान लिया है, p मान लिया है। बोलो क्या प्रूफ करना है एक्चुअल में? एक्चुअल में हमें प्रूफ करना है यहाँ पे f into d इक्वल्स टू हमें क्या प्रूफ करना है, f into d। इसका डेफिनेशन आप समझे, बल आघूर्ण का दोनों में से कोई एक बल, समान परिमाण के दो बल हैं तो बल आघूर्ण कॉन्सेप्ट समझे ना, इसे हम टा से प्रदर्शित करते हैं और परिभाषा क्या होगा, दोनों में से कोई एक बल, समान परिमाण के जो दो बल हैं दोनों में से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, बताइए, बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए अब हम आगे लिखते हैं टा इक्वल्स टू, दोनों में से कोई एक बल, इसे हम प्रूफ कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक बल हमने लिखा और इनके बीच की क्या लिख रहे हैं हम, लंबवत दूरी। ठीक है, वो हम लिखते हैं ए बी। ठीक है, और मान लीजिए हम यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और पी है कि नहीं, इधर देखो ये त्रिभुज ए बी पी में हम बेटा साइन थीटा निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बता सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे होगा? हाँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो ये थीटा है तो थीटा का सामने वाला क्या होगा, लंब, मतलब ए पी क्या हो गया यहाँ पे लंब, और हाइपोटेन्यूस कर्ण क्या होगा, ए और बी। ठीक है, समझे कि नहीं यहाँ तक? आगे देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू ए पी, और ए बी का वैल्यू देखिए, ए से बी का वैल्यू क्या लिए हैं हम, दूरी डी लिए हैं, हम ए पी का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, डी साइन थीटा निकला। निकला ना। अब इस ए पी जो लंबवत दूरी है वहां पे लिख दीजिए एफ इंटू डी साइन थीटा, इसी को फोर्स ऑफ कपल कह सकते हैं। ठीक है, ये आप सूत्र जानते हैं आप, ए इंटू बी साइन थीटा इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये आप पढ़े ना बेटा? यस सर। ये लोग भूल पहले में पढ़ा। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़े हो कि नहीं अच्छे से? पढ़े हो ना? तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, टा इक्वल्स टू एफ वेक्टर इंटू डी वेक्टर। ये है आपका टार्क का छोटा सा सूत्र। ये समझे कि नहीं? एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है, तो हमारा पूरा डेली लाइफ इसी पर ही बेस्ड है। समझो आप जो है डब्बा ढक्कन खोलते हो तो फोर्स इस प्रकार से लगाते हो, घूर्णी गति करके, एक बार इधर फिर उसको रोटेट करके लगाते हो कि नहीं, ढक्कन तभी खुलता है। या आप नल की टोटी देखे हो, नल की टोटी जो रहता है ना, नल का जो ऊपर का केप रहता है, उसको आप जब घूम, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ समझना, ये नल है समझिए। ठीक है, इसके ऊपर में इस तरीके से केप लगा रहता है कि नहीं? इसको ऐसे करके घुमाते हैं तो एक फोर्स इधर लगाते हो, फिर दूसरा फोर्स इधर, तभी जाके वो क्या होता है, रोटेट करता है और फिर पानी निकलता है या बंद होता है। सही कि गलत? तो ये सभी तार क्या है, कपल्स हैं, फोर्स ऑफ कपल्स तार, इसी कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है। समझे कि नहीं? आ रहा है समझ में आप लोग को? बहुत सारे हैं, जैसे आप बोरिंग देखे हैं, बोरिंग देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक बोरिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये बोरिंग है समझिए। ठीक है, ठीक है, मान लो ये बोरिंग है। बोरिंग का हत्था जो है चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, बोरिंग का हत्था क्या किया जाता है, जो पानी टेढ़ते हैं ना, वो दूर में रखा जाता है। क्यों? अगर पास में रखेंगे
जैसे एक चीज और देखो, जो नल की टोटी होता है अगर ऊपर में जो टूट जाता है तो आप देखिए आप उसमें से उसे घुमा नहीं पाते, हमें समस्या होती है। क्यों नहीं घुमा पाते हैं? क्योंकि हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलता है, उसकी दूरी हमें लंबवत दूरी नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम उसकी दूरी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं भाई। इसीलिए अपने बोरिंग में देखा होगा, हम जो पानी टेढ़ते हैं ना उसके आप यहाँ को पकड़ के टेढ़ के बताना मेरे को, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए नल में ये सॉरी बोरिंग में क्या होता है, हत्था जो है दूर रखा जाता है जिससे आप आसानी से उसे क्या कर सको, पानी को निकाल सको, जिससे उसको एक पर्टिकुलर स्पेस मिले, और स्पेस मिले तो बल कार्य करे और पानी क्या हो जाए, निकले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रही नहीं बेटा? नहीं है? ये आपने एक टायर देखा है, टायर, ये देखो जब टायर पंचर वंचर हो जाता है, ध्यान से देखो, या उसको निकालना होता है नट बोल्ट को, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से एक रॉड फंसाते हैं, फिर यहाँ से निकलता नहीं है तो यहाँ पे एक और लंबा सा रॉड फंसाते हैं, फिर इसको मारते हैं जोर जोर से, फिर ये टायर का नट क्या होने लगता है, निकलने लगता है। आपने देखा होगा ऐसे ट्रक व्रक लोग वाले ऐसे करते रहते हैं, तो उसकी दूरी बढ़ाने से फोर्स पर्टिकुलर लगता है और जो है क्या होता है वह कार्य करता है। दूरी बढ़ाने से बल का मान क्या होता है जी, बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पाना पेचकस भी देखोगे, उसको खोलने के लिए उस दूर लंबे लंबे दिए रहते हैं पाना पेचकस, तो ये सब वही कारण है बेटा। आ रहे समझ में आप लोग को? आ रहे कि नहीं? पेचकस पेचकस देखे हो ना कि नहीं देखे हो? पाना पेचकस कौन से पंखा में? हाँ हाँ, जैसे ये रेगुलेटर को बोल रहे हो ना आप, ठीक है। जैसे सर पंखा में जो एक गोल गोल होता है, वो पंखे में नहीं होता, वो स्विच में होता है, स्विच बोर्ड में, ठीक है। स्विच के पास एक पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करने का रहता है, रेगुलेटर बोलते हैं उसको, वो भी इसी कॉन्सेप्ट बेस करता है। अरे आपके घर का दरवाजा, हाँ आपकी घर के दरवाजा में आपने देखा होगा जो है क्या, जो लॉक करते हैं या जिसको निकालते हैं उसको थोड़ा दूर में रखते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से खुल जाए। देखे हो कि नहीं ये सब आप? ये सब आपके डेली लाइफ के एग्जांपल है, समझ में आया? आया कि नहीं? ठीक है, एग्जांपल जो बोला हूँ उसको अच्छे से लिख लीजिए।